Welcome to this beautiful science of astrology. एस्ट्रोलॉजी में कई सारे मन में प्रश्न आते हैं। एस्ट्रोलॉजी है क्या? बहुत डर रखा है पंडितों ने, बहुत डर रखा है एस्ट्रोलॉजर्स ने। कहीं शनि के नाम पे, कहीं राहु केतु के नाम पे, कहीं मंगल बुध के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे डर रखा है। तो मन में क्वेश्चन आते हैं कि वाकई में साइंस है भी या ये हॉरिफाइंग साइंस ही है। यहां सिर्फ हम आते हैं डर खरीदने के लिए और कुछ नामों से भयभीत होने के लिए। और हर किसी के पास एक वैदिक स्टोरी अवेलेबल होती है कि ऐसे कोई ग्रह में कोई देवता का वास था जिसके बारे में हम कम जानते हैं, और यदि इस ग्रह की उपासना हमने नहीं करी तो देवता हमसे गुस्सा हो जाएगा। देवता से पंगा नहीं लेना, एस्ट्रोलॉजी से पंगा नहीं लेना, ये ऐसे कुछ मान्यता वाले लोग ने मुझे कांटेक्ट किया था कि ये साइंस किस बारे में है। क्या ये साइंस हॉरर्स के बारे में, क्या ये साइंस कंसेप्ट्स के बारे में है, और यदि हां तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी यूज दिस साइंस? तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आंसर, जो पहला प्रश्न हम उत्तर देंगे कि ये साइंस एक्चुअली आपकी अवेयरनेस के बारे में है कि आप ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं। आपकी आंखें ब्रह्मांड को किस तरीके से देखती हैं। अब ब्रह्मांड को देखने से पहले अपने घर के अंदर चीजें नजर नहीं आती, सामने पड़े ऑब्जेक्ट्स नजर नहीं आते। पूछते रहते हैं लोगों से हमारी सॉक्स कहां है, टाई कहां है, हमारे ऑब्जेक्ट्स कहां हैं। अब ब्रह्मांड के अंदर तो और भी मुसीबतें खड़ी हुई हैं। तो बात होती है आपके व्यू एंगल की, आपके परसेप्शन की। एस्ट्रोलॉजी पूरी की पूरी परसेप्शन बेस है। जिसे जिंदगी में कुछ नहीं दिखाई दिया उसे थोड़ा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, यहां के थोड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जिसने जिंदगी के छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं समझे जो सामने विजिबल हैं, कर्मणा में चीजें नहीं समझी, वो मनसा और वाचा में थोड़ा तो अभ्यास करेगा। तो मैक्सिमम लोग इस साइंस में आके इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि ये साइंस आपको एक फिजिकल और इनविजिबल दोनों के पास में कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है। यहां पर ही जो 9 प्लैनेट्स की बातचीत होती है, 9 फ्रीक्वेंसीज की बातचीत है। ये 9 डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं जिनसे मिलके हमारा शरीर बना है। ये फ्रीक्वेंसीज बाहर ही नहीं होती, ये फ्रीक्वेंसीज अंदर भी होती हैं। यत पिंड तत् ब्रह्मांड। अब एक प्रश्न है जो बहुत कॉमन आता है मेरे पास में कि लाखों किलोमीटर दूर बृहस्पति देवता बैठे हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। शनि देवता तो और भी दूर बैठे हैं, वो क्या बिगाड़ लेंगे। तो मेरा उनका आंसर ये होता है कि सूर्य देवता बहुत दूर बैठे हैं, तुम्हारा सब कुछ वही बिगाड़ रहे होते हैं। अभी 3 दिन से दिल्ली में नजर नहीं आ रहे हैं, यहां के लोगों की हड्डियां भी छोटी होनी शुरू हो गई हैं। पूछ के देखो 5.4 डिग्री सेल्सियस में कैसा फील होता है। बहुत दूर बैठे हैं, बस नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब जब वो इतनी दूर बैठ के कुछ काम कर सकते हैं, हमारी दिल्ली की सर्दी को रेगुलेट कर सकते हैं, तो ये तो आसपास का माहौल है। आपके पास ग्रेविटेशनल पुल और एक यूनिवर्सल सेलेस्टियल फोर्सेस आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके मन क्रम वचन तीनों पर डेली इंपैक्ट डालती हैं। हम इस माइक्रो इंपैक्ट को फील क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें महसूस करने की तो आदत ही नहीं डाली। हमने अपने आप को डिसिप्लिन में डाला नहीं। लाइफ के अंदर हमें क्या सिखाते हैं आजकल? आराम से बैठो, जिंदगी में सारी चीजें आपके फोन पे अवेलेबल हैं, जो चीज चाहिए घर पे आ जाएगी। क्यों स्ट्रेस लेते हो इतना? हमारी सेंसिटिविटी को केवल कुछ सेंसेस तक कंट्रोल कर दिया जाता है। अब ऐसे में हमें माइक्रो इंपैक्ट्स फील नहीं होते। जबकि यदि आप आज भी किसी गांव कस्बे में जाओ, लोगों से मिलो, तो नेचर से कनेक्ट होते हैं वो लोग। वो हवा की महक सूंघ के बता सकते हैं बारिश होने वाली है। वो जमीन की आवाज सुन के बता सकते हैं आपको कि आने वाले टाइम पे भूकंप आने वाला है, या कुछ घंटों के बाद में अर्थ के अंदर कैसे मूवमेंट्स होंगे। सेंसिटिविटी कहते हैं इसे। अब नॉन सेंसिटिविटी होती है ऐसे कि सामने से कुछ आ गया, वही नजर नहीं आता। पर कुछ समय से, स्पेशली जब से कोरोना आया है, लोग स्पिरिचुअल के अंदर, ऑकल्ट के अंदर काफी इंटरेस्टेड हुए हैं। क्योंकि कोरोना की वेव के बाद में उन्हें यह समझ में आ गया कि जो हमारे पास, जिन चीजों से हम बच रहे थे इतने सालों से, जो चीज हमें बचा रही थी, अब वो बचा नहीं पा रही। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे थे, उनकी एंकरिंग स्पिरिचुअलिटी में होते होते उनके पास में अब स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई।
कई लोग ऐसे भी थे जो ध्यान मेडिटेशन के अंदर उतर के इतने स्ट्रांग हुए कि उनको एक भी बार इंपैक्ट नहीं हुआ, इन्फेक्शन नहीं आया बॉडी के अंदर। ऑकल्ट का स्पिरिचुअल से बहुत गहरा कनेक्शन है। यहां 9 प्लैनेट्स का आपके फ्रीक्वेंसी से बहुत गहरा कनेक्शन है। आप इन फ्रीक्वेंसीज को पढ़कर यह समझ सकते हो कि आपने किस प्रकार का जीवन जीना है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए लाइफ? द रीजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मेकिंग यू फियरफुल अबाउट एनीथिंग, इट इज मेकिंग यू अवेयर अबाउट एनीथिंग। एस्ट्रोलॉजी कोई भ्रांति उत्पन्न करने का जरिया नहीं है, ये आपको अवेयर करता है कि आपके पास है क्या और क्या क्या आप लेके बैठे हैं। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप जाएंगे तो आपसे प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर ऐसे करते हैं। बट यदि हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम चार्ट देखकर जान सकते हैं कि इस इंसान का उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। आप अपने बारे में पूरी अवेयरनेस लेके चलें। आजकल आपने देखा है लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन बड़े करते हैं, सुना है? सेशंस के अंदर पास्ट लाइफ में जाते हैं, फ्यूचर लाइफ में जाते हैं। प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में इतने फैसिनेशन नहीं क्रिएट कर रखा, पास्ट के बारे में बहुत फैसिनेशन क्रिएट कर रखा है कि पास्ट लाइफ में चले जाओ, सारा कोई आंसर वहीं पे मिल जाएंगे। और जो प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखी हुई है इसे कौन समझेगा? लाइफ का जो मैथमेटिक्स है, इसका ब्लूप्रिंट जो आपके पास में अवेलेबल है, इसे मत समझो, बाकी सारे काम कर लो। ये साइंस होक साइंस नहीं है, ये साइंस आपको आपके होने का पर्पस समझाती है कि है क्यों, क्यों एग्जिस्टेंस में है। हमारी जितनी भी ऑकल्ट साइंस हैं वो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअल के साथ कनेक्ट करती हैं, आपको पता होगा। ऑकल्ट एक जानने का जरिया है चीजों को, क्योंकि जब आप कुछ जान लेते हैं तो आपके लिए आसान होता है थोड़ा सरेंडर करना। हालांकि पहले हमें सरेंडर करना चाहिए, फिर हमें जानना चाहिए। बट क्योंकि आजकल हमारा माइंड बहुत लॉजिकल है, तो लॉजिकल माइंड को पहले लॉजिक देना पड़ता है, फिर वो रिलैक्स हो जाता है। ये साइंसेस हमें कुछ समझाने में हेल्प कर देती हैं कि हम लॉजिक को समझकर जीवन की शैली का चयन कर लेते हैं कि लाइफ कैसी जीनी है। एस्ट्रोलॉजी जो बनी थी वो किस चीज के आधार पर बनी थी, मैं इसका एक बेसिक आपको समझा रहा हूं, ध्यान से फोकस करके समझना और अपने पेन पेपर रेडी रखना। जितने भी लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, ऑकल्ट को, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी को, लोग बहुत ही मिसकंसेप्ट में डील करते हैं कि ये बहुत ही दैविक साइंस है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। ये सब कहानियां मिलती हैं। दैविक सब कुछ है, दैविक इंसान भी है, दैविक गधे का बच्चा भी है, हम सारे ही दैविक हैं। और देवता की इंटरवेंशन के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन और डिवाइन दोनों मिलते हैं तो सृष्टि बनती है। यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो अदैविक हो सब कुछ यूनिवर्स में दैविक ही है। तो ऐसा नहीं खाली एस्ट्रोलॉजी दैविक साइंस है, इसका अपमान मत करना। अरे अपमान किसी चीज का मत करना, सारे दैविक है। पर लॉजिक पकड़ेंगे कि साइंस क्यों बनाई गई, इसके पीछे सिद्धांत क्या था। हम जब ब्रह्मांड को देखते हैं, हम अपनी आंखों से जितना एरिया ब्रह्मांड का देखते हैं, उस एरिया को यदि आपने गौर से देखा हो तो एंगुलर प्लेन लगता है देखने में। मैं एक आपके सामने शीट रखता हूं, आपको एक शीट दिखाता हूं, आपको तुरंत समझ में आएगा कि हम ब्रह्मांड देखते कैसे। ये आपके नोट्स की ही शीट है, स्क्रीन दिख रही है सबको? हम यूनिवर्स को यूजुअली इस एक्सिस पे देखते हैं, पर ये 2D एक्सिस है। अगर हम यूनिवर्स को 3D एक्सिस में देखने का प्रयास करते हैं तो यूनिवर्स हमें ऐसा दिखाई देता है। 2D में आपको सिर्फ एक कोन दिखाई देती है, 2D कोन। यह है असली तरीका ब्रह्मांड को देखने का, एंगल के बेसिस पर, मेरिडियंस के बेसिस पर। जैसे हम एक कोन के अंदर छेद करें और उसमें से देखें पूरे ब्रह्मांड को, तो हमें गोला दिखाई देगा हमारे सामने। मानते हैं इस बात को कि हमारे सामने अगर हम ब्रह्मांड को देखें, यूनिवर्स में आप अपने रूम को देख रहे हैं सामने, तो आपका रूम आपको कैसे दिखाई दे रहा है? दिखने में स्क्वायर हो सकता है, बट एक्चुअली में लार्ज डिस्टेंस पे जाकर अगर देखें तो आपको स्फेरिकल दिखाई देगा या सर्कुलर दिखाई देगा। अब एक आंख से सर्कल दिखाई दिया, दूसरी आंख से सर्कल दिखाई दिया,
अब इनका कंबाइन विजन हमें दिखाई देता है, जो एक स्फीयर बनता है हमारे सामने। इस स्फीयर को कहते हैं सेलेस्टियल स्फीयर। लिख लीजिए, इस स्फीयर को हम कहते हैं सेलेस्टियल स्फीयर। जितनी भी रिसर्च हम करते हैं, जितनी भी पढ़ाई हम करते हैं, वो इस सेलेस्टियल स्फीयर के आधार पर करते हैं। ये हमें दिखने वाला ब्रह्मांड होता है। और हम मानते हैं कि अर्थ के आसपास भी एक ऐसा ही गोला है। जब ऋषि मुनियों ने इस साइंस को डेवलप किया, तो उन्होंने ब्रह्मांड को पहले ऑब्जर्व किया था। ब्रह्मांड को देखने का प्रिंसिपल सर्कुलर होता है, एंगुलर होता है, लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में नहीं होता। ध्यान से सुनना इस बात को। ब्रह्मांड को हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट में नहीं मेजर करते, हम मेजरली एंगल्स में मेजर करते हैं कि अर्थ से सन कितनी दूरी पर है, वो एंगुलर डिस्टेंस है। फिर हम उस एंगल को ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आपको लेंथ, ब्रेथ में समझाते हैं कि इतने लाख किलोमीटर पर ये प्लैनेट आपसे सिचुएटेड है। बट यूनिवर्स की फॉर्मेशन में ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। ये कभी भी आपके पास लेंथ, ब्रेथ या हाइट नहीं होता। थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स करूंगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट बोलूंगा, ताकि आपको मैथमेटिक्स भी समझ में आए। फिर मैं उसे इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा कि हम समझते कैसे हैं। आपके पास में यूनिवर्स में हर चीज आपको आंखों के गोले से दिखाई देती है। आपका विजन सर्कल होता है एक। ये विजन सर्कल आपके पास में आईज के सेंटर से राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का प्लेन बनाता है। अब जब ऋषि मुनि बैठकर ध्यान कर रहे थे, ब्रह्मांड को देख रहे थे, तो आप सोच के देखना ब्रह्मांड में उन्हें सबसे पहली चीज क्या दिखाई दी होगी। अगर आप नॉर्मली आकाश में देखो, तो आपकी नजरें आकाश में पहली चीज कौन सी ढूंढ लेंगी, किस चीज पर स्थिर हो जाएंगी? आसमान रात को देखते हैं तो उसमें क्या दिखते हैं आपको? काले बादल। बादल, उन पे ध्यान जाता है? नहीं, सितारों पे ध्यान जाता है, स्टार्स पे। हमारे आसपास सबसे ज्यादा ब्रिलियंट या ब्रिलियंट या वाइब्रेंट स्टार कौन सा है? सन। तो यदि आप ब्रह्मांड को देखेंगे तो पहली चीज क्या दिखाई देगी आपको पूरे यूनिवर्स में अपने आसपास? सन। क्लियर? तो ऋषि मुनियों को पहली चीज जो दिखाई दी दिन के टाइम पे या रात को ध्यान केंद्रित करके, वो दिखाई दी सन। तो उन्होंने पहली चीज मान ली कि ब्रह्मांड में पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सन। सेकंड फीचर जो सन के बाद सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखता है, वो कौन सा है? मून। रात को उन्हें मून दिखाई दिया और मून की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि पहला फीचर हमारे पास सन आ रहा है, सेकंड फीचर हमारा मून आ रहा है। अब इनके अलावा कुछ चीजें और दिखाई दी। आपने वीनस के बारे में सुना होगा, उसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। वो इवनिंग में कुछ महीने नजर आता है, कुछ महीने मॉर्निंग में नजर आता है। चमकता हुआ प्लैनेट दिखाई दिया, पर दूर से देखने पर स्टार्टिंग में लगा तारा है। तो पहली कंसेप्ट में इसके बारे में तारा ही समझा कि ये तारा ही होता है, इसे मॉर्निंग स्टार बोल दिया गया। हालांकि तारा नहीं था, ग्रह था। अब इन सब चीजों के अलावा आपको एक चीज ब्रह्मांड में और मिलती थी, जो आज भी मिलती है और बहुत ही सटीक मिलती है, ध्रुव तारा। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? नॉर्थ स्टार। एग्री? नॉर्थ स्टार कहते हैं। तो वो हमारा पॉइंट ऑफ कांस्टेंट मेजरमेंट हो गया कि ये तो अडिग है, ये स्थिर है और ये नॉर्थ में पाया जाता है, तो हमने उसे क्या नाम दिया? नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा, जो अर्थ के, पृथ्वी के ध्रुव पर केंद्रित था। ठीक? तो यूनिवर्स में हमारी जितनी मेजरमेंट है वो कांस्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आधारित है। हमने ध्रुव तारा माना और ध्रुव तारे से सारी मेजरमेंट लेना शुरू कर दिया। आपको किसी एक चीज को ब्रह्मांड में फिक्स करना पड़ता है, उसके आधार पर आप सारी कैलकुलेशन करते हो। हमारी जो मिल्की वे है, हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें कांस्टेंट हमने किसे माना हुआ है? सन को। और सन के हिसाब से हमने सारी गणनाएं कर रखी हैं। एग्री? एक और चीज पर हम गणना करते हैं, वो होता है मून।
हम मून को भी कांस्टेंट मानते हैं या मून को मूविंग मानते हैं कुछ किसी पाथ पर, और उसमें घूमते घूमते मून के नक्षत्र देख लेते हैं। कहते हैं ना चंद्रमा नक्षत्रों में घूम रहा है, ऐसा कुछ कह देते हैं। होता क्या है बेसिकली कि चंद्रमा हमारे पास में कुछ एरियाज में मूव करता है और वहां कुछ कॉन्स्टलेशन प्लेस्ड होती है, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स प्लेस्ड होते हैं, और ये मूवमेंट हमारे पास में अर्थ के अराउंड देखते हैं कि अर्थ के एक पॉइंट से घूमकर चंद्रमा कितने दिनों में उसी पॉइंट पर आ गया। तो यूजुअली होता है 27.5 दिन का समय। अब 27.5 दिन का जब समय लगा चंद्रमा को घूमने में, तो हमने मान लिया कि 27.5 चीजों में घूम के आया होगा। सिंपल। तो हमारे सामने जो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स बने वो कितने बने? 27.5। उन्हें हमने कह दिया नक्षत्र। हालांकि 27.5 नक्षत्र नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में लाखों नक्षत्र हैं, पर हमारे सामने कितने पड़ रहे हैं? 27.5, क्योंकि चंद्रमा 27.5 में घूम रहा है अर्थ के आसपास। तो हमारी कंसिडरेशन में कितने हैं? 27.5। हमारे पास राशियां भी ऐसी थी, हमारे धरती के सामने से राशियां गुजरी, हमारे सामने कितनी राशियां पड़ी? 12। हमने मान लिया कि राशियां कितनी होती हैं? 12। क्यों? क्योंकि हमारी वाली के सामने 12 पड़ी हैं, बाकी जितनी मर्जी घूमती रहे। हमारी धरती मेन कंसिडरेशन पॉइंट है, उसके सामने कितनी आ रही हैं? 12। तो राशियां कितनी हुई टोटल? 12। नक्षत्र कितने हुए? 27। और एक और नक्षत्र होता है जिसे मुहूर्त में लेते हैं, अभिजीत नक्षत्र, वो मुहूर्त में बात करते हैं उसकी। तो इन्हीं आधार पर महीनों के नाम दे दिए गए। एक आता है आपके पास में सोलर कैलेंडर, एक आता है आपके पास में मून कैलेंडर। सुना आपने? हमारे पास में शुरू से चलते रहे हैं कि एक आता है सूर्य का कैलेंडर, एक आता है चंद्र कैलेंडर। सन वाला जो कैलेंडर होता है वो आपके 12 डिविजन्स पे बेस्ड होता है, 12 राशियों पे बेस्ड होता है। और जो मून कैलेंडर होता है नक्षत्रों पे बेस्ड होता है, 27 नक्षत्र पे बेस्ड होता है। एग्री? वो चैत्र माह, वैशाख माह, सुना होगा ये काम, बैसाख करते हैं, वसंत बोलते हैं, ये सब कुछ आप सुनते हैं, ऋतुओं के नाम पे रख रखे हैं। वो पॉइंट्स हैं क्या? वो सीजन के वो पॉइंट्स हैं जहां पर एक नक्षत्र का पासिंग बाय मूवमेंट होता है, तो हमने उन्हें नाम दे दिया। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जहां से घूमते घूमते जो चीज आती गई, हमने उस अर्थ के ऊपर की ऋतु और उस चीज को आपस में जोड़ दिया। अर्थ पे क्या चल रहा था? गर्मी। ऊपर क्या चल रहा था? जो भी नक्षत्र, हमने इस नक्षत्र को गर्मियों से जोड़ दिया। अर्थ पे चल रही थी ठंड, ऊपर घूम रहा था नक्षत्र, हमने उस नक्षत्र को इस अर्थ की कंडीशन के हिसाब से बैलेंस करके नाम दे दिया। तो हमने माघ, पूस, ये नाम दिए। याद है किसी को बचपन में नाम सुनेंगे माघ का महीना, और एक नक्षत्र है मघा, नक्षत्र का नाम होता है मघा, सुना होगा आपने। तो ये नक्षत्र इस महीने में पासिंग बाय होता है, इसलिए उसे माघ नक्षत्र कहते हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज तो बहुत सुनी होगी, सावन का महीना आ गया है, कांवड़ वाले लोग आ रहे हैं, ये तो सुना है। सावन के महीने में कौन सा नक्षत्र पासिंग बाय होता है? श्रावण। श्रावण एक नक्षत्र का नाम है, और उसी के ऊपर आधारित होकर यह महीना बन गया। तो ये मून कैलेंडर से लिया गया है, ये सन कैलेंडर से नहीं लिया गया। जब भी हम ऐसे नाम देकर बात करें, नक्षत्रों के नाम से बात करें, तो वो मून कैलेंडर के हिसाब से उठाए गए हैं और सन कैलेंडर के हिसाब से नहीं। यहां तक बात समझ में आई? चल रहा मामला? ओके, बहुत बढ़िया, खुशी खबर है। तो अब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं एक बेसिस सिखाता हूं कि हमारे पास हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम किस बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, यहां पर हम बेसिस पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी विषय है एक, ये 4-5 साल से कम में समझी नहीं जाती। केवल पढ़ने के लिए 4-5 साल चाहिए साइंस को। मैंने यहां पर आपको फलित का एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट किया है, जिसमें 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक है प्लैनेट्स, एक है राशि, और एक है भाव। और ये तीनों चीज बहुत हैं अपने आप में समझने के लिए,
क्योंकि अगर ये 3 समझ में आ गई तो इससे सारी सारी कंसेप्ट यहीं से बनती हैं। नक्षत्र के अंदर भी यही आएंगे, जितनी कैलकुलेटिव पार्ट है उसमें भी यही आएंगे, प्रश्न शास्त्र है उसमें भी ये आएंगे, नाड़ी, केपी, सभी चीजों में यही कंसेप्ट आते हैं। मेजर पार्ट जो है वो आपके भाव पर होता है, फिर प्लैनेट पर होता है, फिर राशि पर आधारित होता है। इसी से ही सब कुछ बना है। और जिस सिस्टम की हम यहां बात करेंगे वो है पराशर सिस्टम, पराशरी। ऋषि पराशर ने अपनी दैवज्ञ बुद्धि से कुछ चीजें समझी और उन्हें अपनी एक किताब में लिखा, वृहत पराशर होराशास्त्र। वृहत पराशर होराशास्त्र का एक पार्ट है जिसे हम यहां स्टडी करेंगे, वो उसी पर ही आधारित काम है सारा। पराशर ऋषि ने नक्षत्रों के बारे में कभी कुछ नहीं बोला था। पराशर के बाद में नक्षत्रों के बारे में कहानी आनी शुरू हुई थी। तो नक्षत्र वाला पार्ट जो है मैं अपने अगले सेशन में कभी अभी लाने वाला हूं, रिसेंट, अभी मेरे ख्याल से शायद ये इस ईयर में हम लॉन्च कर लेंगे, या मतलब 23 के अंदर हम लॉन्च कर लेंगे शायद। तो नक्षत्र वाला पार्ट जो है वो यहां कवर नहीं होगा। मैं नक्षत्रों के नाम बताऊंगा केवल आपको, और केवल उनका एक जनरल डिस्क्रिप्शन आपके पास में दे दिया जाएगा। नक्षत्रों के बारे में डिटेलिंग नहीं दी जाएगी आपको, क्योंकि वो एंटायरली डिफरेंट साइंस है। उसे हम पढ़ाएंगे मुहूर्त के अंदर, मुहूर्त के साथ में। तो जिसको भी ये लग रहा हो कि यहां हमने नक्षत्र पढ़ाने हैं, नहीं, केवल आपको नाम मिलेंगे उनके। यहां मैं डिटेलिंग दूंगा आपको प्लेनेट के बारे में, राशियों के बारे में, और किसी भी भाव के बारे में। हमारे पास कुंडली एक पैटर्न होता है किसी की जीवन को प्रदर्शित करने का, उसकी लाइफ के 12 एस्पेक्ट्स को दिखाने का। एस्ट्रोलॉजी में आप एक वर्ड बार बार सुनेंगे, कुंडली बनाना, चार्ट फॉर्मेशन करना। अब ये चार्ट आखिर है क्या, ये कुंडली आखिर है क्या, और इसे बनाते क्यों हैं, ये कैसे बनाई जाती है? कुंडली कुछ नहीं है, सिर्फ आसमान का नरेशन है। सिर के ऊपर जो आसमान है आपके, उसका नरेशन है। ऋषि मुनियों ने इंसान के जीवन को 12 फीचर्स में डिवाइड किया, 12 स्टांसेस में डिवाइड किया। उन्होंने देखा कि जिंदगी में इंसान 12 भावों से होकर गुजरता है। लिख लो, राइट डाउन। इंसान पूरे जीवन में 12 भाव से होकर गुजरता है, और केवल यही भाव होते हैं जो उसकी जीवन से लेके मृत्यु तक की सारी गणनाएं, सारी कैलकुलेशन करके दे देते हैं। भाव को हिंदी में क्या कहते हैं? भाव। हाउ क्यूट। और भाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश का डेफिनेशन क्या कहता है भाव को? एक्सप्रेशन। इंग्लिश में भाव का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशंस। तो इंसान के जीवन में 12 एक्सप्रेशंस आते हैं जिस पर चलता है। एग्री ऑन दैट पार्ट? हम इसे हाउसेस भी कहते हैं। पत्री के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से इसे हाउसेस भी कहते हैं। तो एक ग्रह 12 भाव में रहता है या 12 घरों में रहता है? क्लियर? एक प्लैनेट 12 भाव में रहता है या 12 घरों में रहता है? मतलब कहने का क्या हुआ, घर किसे कहते हैं? मतलब घर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हाउस? व्हाट डू यू मीन घर? जहां हम रहते हैं ये मत कहना बस। किसे हाउस कहते हैं? आइडियली डेफिनेशन क्या है हाउस की? व्हाट डू यू मीन बाय हाउस? एक ऐसी जगह जहां पर रहने के बाद आपका एक पर्टिकुलर करेक्टर बाहर आए, आपकी एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट बाहर आए, आपके एक कार्मिक लेसन्स बाहर आए, आपको कुछ कर्म करने के सिद्धांत समझ में आए, उसे हाउस कहते हैं। जो आपको स्थापित होने में मदद करे, आपको स्वस्थित होने में मदद करे, अपने में स्टेबलाइज होने में हेल्प करे, उसे हाउस कहते हैं। हालांकि आजकल हाउस की ये हालत नहीं है। हाउस की डेफिनेशन आइडियल है, आजकल वाले से इसका कोई संबंध नहीं है। ये साइंस हजारों साल पहले बनी थी, उसके हिसाब से डेफिनेशन यही थी कि आपका घर आपका एक कार्मिक चक्र होता है, और वहां ऐसे नहीं रहते जैसे जानवर रहते हैं, खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए,
वॉशरूम गए, फिर खाया पिया सो गए, तो उसे हाउस नहीं कहते, उसे बोलते हैं मकान। और मकान और हाउस में फर्क होता है, घर में और मकान में फर्क होता है। जहां पर आप होने के बाद कुछ सीख ना ले पाओ उसे मकान कहते हैं। घर वो होता है जहां रहने के बाद आपको कुछ नियम मिले, कुछ सीख मिले, कुछ फिलॉसफी ऐड हो लाइफ में, उसे घर कहते हैं। हाउस के अंदर प्लैनेट्स विराजमान होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे पास 12 स्थान ऐसे होते हैं, 12 टाइप की ऐसी एजुकेशन होती है जो हमें हेल्प करती है पूरी जिंदगी के फलसफे को समझने में। जीवन भर के जितने हम काम करने वाले हैं वो 12 एक्सप्रेशंस में कैद होता है, वो 12 तरीके से 12 भाव में कैद होता है। भाव की बहुत सारी डेफिनेशन है, मैंने यहां नोट्स में दी आपको। भाव का मतलब भव से आता है, भव का मतलब है होना। आप 12 प्रकार से होते हो जिंदगी में, ये आपकी लाइफ के 12 फेजेस होते हैं जिनसे होकर आप गुजरते हो। ये 12 स्टांस होते हैं, ये 12 फॉर्म्स होते हैं आपके। इंसान पैदा होने से लेके मरने तक इन 12 फॉर्म्स में रहता है। अब मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, वाइब्रेशन। आपके किस भाव के अंदर कौन सी वाइब्रेशन है? हमारी पूरी बॉडी भाव से बनी है, ये मानते हैं आप लोग? हमारा पूरा शरीर भाव से बना है। अब किसी किसी के पास तो होता है खाने का भाव, किसी किसी के पास होता है इमोशंस का भाव, किसी किसी के पास होता है लस्ट डिजायर का भाव, किसी किसी के पास होता है नॉलेज का भाव। तो ये इतने प्रकार के लोग मिलते हैं, इतने प्रकार के भाव मिलते हैं। कोई कोई इंसान अपने पिता, अपने पितरों के बताए रास्ते पे चल रहा है, कोई कोई इंसान सिर्फ अपने प्रजनन के रास्ते पे चल रहा है, कोई इंसान अपने अंदर ही स्थित है, अपने घमंड के रास्ते पे चल रहा है, और कोई इंसान पैदा होते ही ये सोच रहा है कब मरेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं ना कि बस भगवान मौत दे दे, आती नहीं है ना, और वो सोचते रहते हैं उन्हें दे दे। तो हमारे जीवन में जितने भाव होते हैं उन्हें 12 प्रकार से संयोजित किया गया है, उन्हें एसोसिएट करा गया है। और यूनिवर्स को, विजिबल यूनिवर्स को जो सिर के ऊपर दिखता है, उसे 12 डिविजन्स में डिवाइड करा गया है। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मांड 360 डिग्री का होता है। विजिबल यूनिवर्स कितने डिग्री का होता है? 360, क्योंकि हमारी आंखें केवल 360 देख पाती हैं। सभी की आंखें 360 देख पाती हैं, खाली मेरी देख पा रही हैं? चेक कर लो एक बार, 180 है, 360 है, कितना विजन है? अगर 180 है, यू नीड टू कंसल्ट डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है कि सर एक एक प्लेन विजन का चला गया। एक आंख बंद करोगे तो 180 है, दूसरी आंख बंद करोगे तो 180 है, दोनों को मिलाओगे तो 360 विजन है। और यदि आप लीमर होते, बंदर की प्रजाति होती है, तो आप 720 डिग्री पे देख सकते थे, क्योंकि वो एक बार में पूरा 720 डिग्री देखने का कैपेबल होता है बिना गर्दन हिलाए। तो हम ह्यूमंस केवल 360 देख सकते हैं। अब अगर मैं लीमर के लिए प्रेडिक्शन करता तो मैं 720 डिग्री की प्रेडिक्शन करता। तो उसके 12 भाव नहीं होते, उसके 24 भाव होते हैं उसके एस्ट्रोलॉजी में। हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 भाव क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी आंखें केवल 12 तक देख सकती हैं और 360 तक देख सकती हैं। ध्यान से सुनना। अब हमारी आंखें केवल कहां तक देख सकती हैं? 360। हमने इसे 12 से डिवाइड करना है। करना एक बार, क्या कैलकुलेशन कहती है आपकी? 360 डिवाइड बाय 12 मेरे ख्याल से कितना बैठेगा? 30 डिग्री। सही? चलो, मैथ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। एक हाउस का एंगल कितना बैठा? 30 डिग्री। एक राशि का एंगल कितना बैठा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 12 हाउस होते हैं, हर हाउस एक राशि को डिपिक्ट करता है। तो राशि भी 12, हाउसेस भी 12, तो हमारे पास कहानी कितनी बैठी? टोटल 360 डिवाइड बाय 12, तो 30-30 डिग्री के एंगल पे हमारी सारी की सारी राशियां और सारे भाव सीमित होते हैं। एक हाउस, एक राशि 30 से ऊपर नहीं जाती। लिख लो, कोई हाउस, कोई भी राशि
30 से ऊपर नहीं जाता। यहां तक कहानी समझ में आई? ले लो, 1 मिनट ले लो, लिखने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं। अब हमने जो फोटो देखी थी आपके सामने, यहां पर हमने देखा था कि आंखों से हमें कितना विजिबल यूनिवर्स दिखाई देता है। दिखा देता हूं आपको, ये देखो। हम जब ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमारे सामने विजिबल यूनिवर्स ऐसे दिखाई देता है, इस तरीके से। और हमें टोटल में वो इस प्रकार से नजर आता है। और यदि हम सामने से देखने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा नजर आता है। अर्थ के ऊपर बैठकर कोई इंसान इन सब चीजों को देख सकता है, पर एक बार में केवल एक ही चीज नजर आएगी उसे। ध्यान से देखना, मैं कुछ बनाने वाला हूं, इसके ऊपर ड्रॉ करने वाला हूं, फोकस करना पूरा। हम अर्थ के ऊपर बैठे होते हैं तो या तो हमें यह पॉइंट नजर आता है जहां मैंने एरो बनाया है, या फिर हमें यह पॉइंट नजर आता है जहां मैंने एरो बनाया है, और या फिर एक पॉइंट ऊपर की तरफ नजर आता है या फिर नीचे की तरफ। हम एक बार में एक ही चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम सन को देख रहे हैं तो हमें राशियों का पता नहीं लगेगा। यदि हम राशियां देख रहे हैं तो हमें सूर्य का पता नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा विजन जो होता है वो सिंगल ट्रैक विजन होता है। एक बार में दो चीजों को अगर हम ब्रॉड विजन से ना देखें तो हम एक साथ देख नहीं सकते। ये हमारी लिमिटेशन है विजन की। तो जब भी कभी हम ब्रह्मांड को देखते हैं हमें कोई एक चीज नजर आती है, जबकि अगर हम ब्रह्मांड के साइड में जाएं, कहीं यूनिवर्स में ट्रेवल करें, तो हमें पूरी फोटो ऐसे नजर आएगी। ये अर्थ से बाहर का विजन है। ये अर्थ से बाहर खड़े होकर अर्थ की एक परिकल्पना बनाई है कि कैसे राशियां आती होंगी और कैसे हमारे पास सन और अर्थ का प्लेसमेंट आता है। आपके नोट्स के अंदर बहुत सारी बातें आपको मैंने ऐसी बताई हुई हैं जो कि आपको पहले एस्ट्रोनॉमी बताएगा, फिर एस्ट्रोलॉजी बताएगा। ध्यान से सुनते चलना। मैं आपको पहले एस्ट्रोनॉमी के कुछ कंसेप्ट क्लियर करूंगा, फिर एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ये सारी समझनी जरूरी है आपके लिए। हमारे पास एक बात समझाई गई थी कि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, ये सारी कहानियां देवताओं के आधार पर समझाई गई थी कि सूर्य एक देवता है, चंद्रमा एक देवता है, मून एक देवता है। ये सारी कहानियां ऐसे बताई गई हैं हमें। ये एक्चुअली में है क्या? ये है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ब्रह्मांडीय आकाशीय पिंड कहते हैं इन्हें। ये आपके अर्थ के आसपास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, और उसके आधार पर सारी कहानी बताई गई थी। आप में से कई लोगों ने को ऑलरेडी पता होगा चार्ट क्या होता है, एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट क्या होती है, पत्री किसे कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं पत्री कहते किसे हैं। जिन्हें नहीं पता है अब बेसिक से समझने का प्रयास करना, आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड बस। आज के बाद कोई एस्ट्रोलॉजर आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के साथ में आप बेवकूफ नहीं बन पाओगे। क्या पूछे मैम? इट मींस ऑल राशिज आर ग्रुप ऑफ स्टार्स। यस मैम, राशि पूरे स्टार से बनती है। कलेक्शन होता है जिसे हम स्टार्स का, उसे राशि कहते हैं। ये देखिए, ये हमारी पत्री का शेप है, जिसे नॉर्थ इंडियन चार्ट कहते हैं। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट का एक शेप है। अब आपने कई टाइप के टेवा देखे होंगे, इसे टेवा कहते हैं। टेवा बनाना, उसमें क्या होता है, आपके पास एक डाटा होता है, आपके प्लेनेट की डिग्रीज होती हैं, उन्हें हम प्लेस करते हैं। अभी हम करेंगे, उन्हें प्लेसमेंट करके दिखाएंगे, आपको पता लगेगा कैसे बनाते हैं चार्ट। वो चलेगा काम, पर पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है। ऐसे जैसे नॉर्थ इंडियन चार्ट होता है, एक साउथ इंडियन चार्ट भी होता है। वैसे ही एक उड़िया चार्ट भी होता है। एक वेस्ट बंगाल में चार्ट पढ़ा जाता है, उसे बंगाली चार्ट कहते हैं। तो हमारे पास कई बार कई टाइप के चार्ट्स हमारे सामने आएंगे, जिन्हें हमारे सामने कई लोग पढ़ के सुनाते हैं कि ये चार्ट को हम साउथ इंडियन स्टाइल में पढ़ रहे हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में पढ़ रहे हैं। चार्ट की कंसेप्ट एक ही होती है, बट किसी किसी में, जैसे हमारे नॉर्थ इंडियन में भाव स्थिर होते हैं, साउथ इंडियन में राशियां स्थिर होती हैं। पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, उनके कंसेप्ट अलग अलग हैं। मैं दिखा देता हूं आपको साउथ इंडियन चार्ट और नॉर्थ इंडियन चार्ट कैसा होता है। ये देखिए, आप में से कई लोग स्टार्टिंग में बहुत पूछ रहे थे इस बारे में। यहां पे देखिए,
यह है नॉर्थ इंडियन चार्ट जिसके बारे में मैं बात करी, और यह है साउथ इंडियन चार्ट। साउथ इंडिया में ऐसा चार्ट बनाते हैं, यहां पर भाव फिक्स नहीं होते हैं, राशियां फिक्स होती हैं। एक और चार्ट, इसे वेस्टर्न चार्ट कहते हैं, इसे सर्कुलर चार्ट कहते हैं। यह भी एक तरीका होता है चार्ट बनाने का। एक और चार्ट होता है, इसका भी ट्राइन स्क्वायर क्वाड्रेंट्स के फॉर्म में चार्ट फॉर्मेशन का तरीका होता है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप चार्ट बना सकते हो, समझ सकते हो। बट इस सिलेबस के अंदर हम नॉर्थ इंडियन पे फोकस करेंगे कि आपका नॉर्थ इंडियन चार्ट कैसे बनता है। तो स्टार्टिंग पहले करते हैं कि हमारे पास चार्ट होता क्या है, वहां पर चीजें बनती कैसे चार्ट में। चार्ट के फॉर्मेशन से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट आती है जिसे हम कहते हैं काल पुरुष। सारी बातें यहीं से शुरू होती हैं, सारा का सारा हमारा वैदिक लिटरेचर यहीं से स्टार्ट होता है। काल पुरुष है विष्णु का नाम। विष्णु को या महादेव को कई सिद्धांतों में पूजा जाता है। कुछ लोग शक्ति को भी पूजते हैं। कुछ लोग काल पुरुष कहते हैं विष्णु को, कुछ कहते हैं शिव को काल पुरुष। हम यहां पर विष्णु को उनके वसुदेव रूप में काल पुरुष कहेंगे। लिख लीजिए, काल पुरुष का मतलब क्या है कि पूरे यूनिवर्स को यदि हम विष्णु के शरीर पर आधारित कर दें तो पूरा शरीर विष्णु का ब्रह्मांड कहलाएगा। जितना भी हमें ब्रह्मांड दिखता है या नहीं दिखता है, उस पूरे को काल पुरुष कहते हैं। ऐसा पुरुष या ऐसा पर्सोना जिसमें पूरा यूनिवर्स आ जाए उसे काल पुरुष कहते हैं। जो टाइम की बाउंड्रीज को अपने अंदर कंटेन करता हो, तो उसे हम कहते हैं काल पुरुष। काल पुरुष की जो पत्री होती है उसे ही हम चार्ट कहते हैं। जो ये जहां पर मुसीबतें शुरू होते हैं, चार्ट क्या होता है, चार्ट बनाते कैसे हैं, इसे पढ़ते कैसे हैं, ये सारी मुसीबतें आपकी पहले चार्ट से शुरू होती हैं। ये सारी की सारी मजेदार चीजें आपके पहले चार्ट से शुरू होती हैं, जिसे हम काल पुरुष का चार्ट कहते हैं। इस चार्ट को अपने पास बना लीजिए, ये लीजिए, ये कहलाता है काल पुरुष का चार्ट। जिन्हें आता है बनाना वो भी दोबारा बना लें प्लीज। इसके अंदर जो मैंने पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, प्लीज अपने पास में मार्क कर लीजिए पॉइंट्स को। 1 से लेके 12 तक पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं, प्लीज उन्हें मार्क कर लीजिए। इसे हम काल पुरुष का चार्ट बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप इस पर फोकस करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग एक सर्कुलर चीज नजर आएगी। हालांकि सर्कल मैंने थोड़ा सा इम्प्रॉपर बनाया है, बट ये सारी चीज आपको सर्कुलर नजर आएगी, सर्कुलर पैटर्न में, सर्कुलर मोशन में। तो पूरे यूनिवर्स का जो सेलेस्टियल है, जो सर्कुलर दिखता है आपको, हमने उसे 2D प्लेन के अंदर आपको दिखाया। तो इसे हम चार्ट का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। चार्ट और कुछ नहीं है, पूरे यूनिवर्स का, विजिबल यूनिवर्स का एक रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर फॉर्म के अंदर। कई लोग इसे सर्कल में बनाते हैं, कई लोग इसे स्क्वायर में बनाते हैं, कई लोग इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आपसे कोई पूछे आज के बाद में कि ये पत्री होती क्या है, ये बेसिकली क्या होती है? यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन। जो सर्कुलर यूनिवर्स हमें अपनी दोनों आंखों से दिखाई देता है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है एक स्क्वायर फॉर्म के अंदर। इतना क्लियर? यहां तक कहानी पल्ले पड़ी? आगे चलें। ओके, हमारे पास जो चार्ट होता है इसमें 12 नंबर्स लिखे हुए हैं आपके पास में, 1 से लेके 12 तक। अब इन 12 के 12 नंबर्स का मीनिंग क्या होता है? ये होते हैं हमारे पास में 12 भाव, 12 इमोशंस, 12 टाइप के एक्सप्रेशंस। लिख लीजिए, 12 भाव, 12 इमोशंस, 12 टाइप के एक्सप्रेशंस। अब ये एक्सप्रेशंस कैसे कैसे होते हैं, इन एक्सप्रेशंस में क्या क्या मिलता है हमें, और इन्हें देखकर हम क्या समझते हैं, मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, आपको उससे तुरंत समझ में आ जाएगा।
इन हाउसेस को हम जिंदगी के स्टार्टिंग से जिंदगी के अंत तक के इवेंट्स में लेते हैं कि आपकी लाइफ स्टार्ट होती है फर्स्ट हाउस से और आपकी लाइफ खत्म होती है 12th हाउस पे। तो ये 12 ऐसे पर्सपेक्टिव हैं, 12 एस्पेक्ट हैं जो आपकी जिंदगी को दिखाते हैं। फर्स्ट हाउस हम लेते हैं सेल्फ को, जहां 1 नंबर लिखा है वहां लेते हैं सेल्फ को। यहां देखिएगा स्क्रीन पे, ये देखिए अभी जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है ना उस पर फोकस कीजिएगा। जो ब्लू कलर वाला पार्ट है मैं बताऊंगा आपको, पर आपने पहले फोकस करना है रेड कलर पार्ट पे। आपका फर्स्ट हाउस दिखाता है, जहां नंबर 1 लिखा हुआ है वो दिखाता है लग्न। लग्न का मतलब होता है आप, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, इसे हम लग्न कहते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ में कौन पैदा होता है? लग्न। हमारे साथ में कौन पैदा होता है? लग्न। सेकंड हाउस, हम जैसे पैदा हुए हमारी आंखें किसे ढूंढती हैं? हमारे साथ में खड़े लोगों को, मम्मी पापा पड़ोसी जो भी अवेलेबल है हॉस्पिटल के उस जगह पर, जैसे जैसे हम देख सकते हैं। तो वहां से हम देखते हैं सेकंड हाउस, फर्स्ट के बाद सेकंड हाउस, जिसे हम अपना फैमिली हाउस कहते हैं। और फैमिली हाउस को हम अपनी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मानते हैं, उसे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं, या फिर यूं कहें पहली अचीवमेंट। तो फैमिली हाउस जो होता है आपका प्रॉपर्टी हाउस होता है, पहली प्रॉपर्टी जो आपको अपनी वजह से नहीं, बस पैदा होने की वजह से मिल गई है, क्योंकि यहां तो आपने एफर्ट्स किए नहीं, आपने तो बस पैदा होकर दिखाया, और पैदा होकर दिखाते ही आपके साथ में कुछ आपको मिल गया, आपकी फैमिली खड़ी दिख गई। तो आपका सेकंड हाउस क्या होता है? आपका फैमिली हाउस। और इसे धन भाव भी कहते हैं, इसे हम धन भाव भी कहते हैं, हाउस ऑफ फाइनेंस, क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ मिलता है, गेन्स होते हैं आपके बेसिकली। तो आपका गेन हाउस भी है, इनडायरेक्ट गेन्स है फॉर श्योर, आपने कुछ मेहनत तो करी नहीं इनके लिए, ये आपको मिल गए बस। तो आपकी ऐसी वेल्थ जो आपने एक्वायर करी हो, यदि आपको चेक करनी है तो कौन सा हाउस चेक करोगे? सेकंड हाउस। ऐसी वेल्थ जिसपे आपने अपना कोई प्रभाव नहीं डाला, जो बस आपके पैदा होने के हिसाब से मिल गई, तो उसमें आप क्या चेक करोगे? सेकंड हाउस। इसे हम धन भाव कहते हैं, धन भाव। इसे लोग कुटुंब भाव भी कहते हैं। कुटुंब भाव, कुटुंब का मतलब होता है परिवार, फैमिली। कुटुंब भाव या धन भाव कहते हैं इसे, क्योंकि पैदा होते ही हमें क्या मिला? फैमिली, फैमिली का साथ, और उनकी वजह से गेन्स। अब यूजुअली हमारे पास में फैमिली जो होती है वो कौन कौन होती है? हमारे पिता और माता। इमीडिएट फैमिली में आपके पास में पहले ये दोनों व्यक्ति आते हैं। अब जब ये दोनों से आप मिल लिए तो इसके बाद आपके भाई बहनों का मुंह दिखाया जाता है कि भाई देखो तुम्हारा एक और सैंपल आ गया है, या तुम्हारा एक और प्रॉपर्टी में डिवीजन होल्डर आ गया है। तो थर्ड हाउस यहां पर एक्टिवेट होता है, इसे हम कहते हैं भातृभाव। पहले आप पैदा हुए, तनुभाव, फिर आपकी फैमिली, धन भाव या कुटुंब भाव, और फिर आपके पास में आपके सिबलिंग्स, हाउस ऑफ सिबलिंग्स, या फिर भातृभाव। इतनी कहानी समझ में आई? पहले आप आए, दुनिया में अपने परिवार देखा, परिवार के बाद में खुश होकर अपने भाई बहन देखे, आपका यहां से पराक्रम भी दिखता है। थर्ड हाउस को हाउस ऑफ वैलर भी कहते हैं, हाउस ऑफ वैलर भी कहते हैं। तो दुनिया में जब आप आते हो तो अपना पराक्रम सिद्ध करते हो, भाई बहन आपको देखते हैं कि क्यूट चीज है, बड़ी क्यूट चीज आई है, आप भी उन्हें देखते हो, और यहीं से कंपटीशन शुरू होता है आपका, आपको अपना पराक्रम सिद्ध करना पड़ता है कि पुरानी चीजें आपके काम आने वाली घर की, या आपको नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कुछ या नए आर्टिकल्स मिलेंगे अपने लिए।
तो यहीं से आपका कंपटीशन शुरू होता है कि या तो आप पुराने वाले माहौल को आप पहन के चलोगे, घर में जो ऑलरेडी चीजें थी उनको लेके चलोगे, या आपको अपनी इंडिविजुअल चीजें प्राप्त होंगी। तो यहां से पहला आपका, इसे हाउस ऑफ वेलर कहते हैं, इसे हाउस ऑफ सेल्फ वेलर कहते हैं। ये लिख लेना, लाइन में ऐड करना है इसे। क्लियर? आगे बढ़े। इस हाउस में आपको टैलेंट भी दिखाने पड़ते हैं। ये हाउस ऑफ टैलेंट्स भी कहा जाता है आपका, क्योंकि आप कितने टैलेंटेड हो उसी के आधार पर प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा, ऑब्वियसली फेयर। तो आपके माँ बाप भी आपको प्यार करते हैं कई बार टैलेंट के हिसाब से कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है हमारा। तो कहीं ना कहीं आपको डिवीजन फेस करना पड़ता है कि अब तक एक था, अब उसमें डिवीजन आ गए। जिन बच्चों के सिबलिंग्स नहीं होते उनमें कोई डिवीजन नहीं होता, उनके लिए वेलर होता है खाली। जिनके सिबलिंग्स होते हैं वहां पर यहां डिवीजन हाउस कहते हैं। यदि आपके सिबलिंग्स ना हो तो केवल आपका वेलर यहीं से चेक करेंगे, और जिनके सिबलिंग्स होते हैं उनका कॉम्पिटेटिव वेलर यहीं से चेक होता है। सिबलिंग राइवलरी यहीं से चेक होती है। सिबलिंग के साथ में जो आपकी राइवलरी भी चेक होती है वो यहीं से आप चेक करते हो पहली बार। नेक्स्ट हाउस, अब आपने अपने परिवार में अपनी माता देख ली, पिता देख लिए, अपने भाई बहन देख लिए, 3 हाउस आपने जिंदगी गुजार ली है। अब आप थोड़े बड़े हो गए, अब आपको परिवार में खुशियां दिखाई देती हैं, परिवार के अंदर एसेट्स दिखाई देते हैं, परिवार के अंदर अपनी माता से अब सुख प्राप्त होना शुरू होता है, या मातृत्व से सुख प्राप्त होना शुरू होता है। तो अगला हाउस आता है हाउस ऑफ हैप्पीनेस, 4th हाउस, जिसे हम मदर हाउस कहते हैं, मातृत्व का या माता का स्थान कहते हैं। माता का मतलब मदर नहीं होता, नर्चर भी होता है। तो आपकी परवरिश कैसी होगी, आपका नर्चर कैसा होगा, ये 4th से देख सकते हैं हम। घर में अगर सुख शांति हुई तो नर्चर अच्छा, घर में अगर सुख शांति नहीं हुई तो नर्चर कैसा, खराब। बच्चे की परवरिश कैसी होगी, पूरे चार्ट की फॉर्मेशन कैसी होने वाली है, ये इस भाव से बहुत ज्यादा पता लगता है कि आप जिंदगी में ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे या आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे। ये इस भाव से बहुत क्लियर होता है। डन? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास में 5th हाउस। अब आता है हमारे पास में 5th हाउस। 5th हाउस को कहते हैं आत्मा का स्थान। आत्मा का स्थान, क्योंकि यहां से आपकी सेल्फ पर्सनालिटी डेवलप होनी शुरू होती है। लग्न भी आपकी सेल्फ पर्सनालिटी के बारे में एक हाउस है जो कि प्राइम सेल्फ पर्सनालिटी दिखाता है, बट 5th हाउस ऑनवर्ड्स अब आप अपनी जर्नी पर चलना शुरू होते हो। तो ये आपका आत्म का स्थान होता है, ये आपका आत्मा का स्थान होता है। जैसे हम आत्म कह देते हैं उसके साथ में ए लगा देते हैं फालतू, तो हम बनता है आत्मा। ये आपका सेल्फ का स्थान होता है। यहां आपकी डेवलपमेंट देखी जाती है, यहां से आपका इंटेलेक्ट देखा जाता है, आप कितने इंटेलेक्चुअल हो। आपकी प्राइमरी एजुकेशन यहीं से देखी जाती है कि अब जो आप दुनिया से सीख लोगे, एजुकेशन लोगे, इंटेलिजेंस लोगे, वो कैसी लोगे, यहीं से देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट डेवलपमेंट हाउस कहते हैं। ये केवल आपकी डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं। आप और आपका, आत्म और आत्मा, मैं और मेरा, दोनों चेक करते हैं यहां से। अब ध्यान से सोच के बताना कि आपके अलावा दुनिया में आपने अपना किसे कहा था, जिसे आप पूरे हक से अपना बोल सकते हो। आपके अलावा ऐसा कौन है जिसे आप पूरे हक से अपना बोल सकते हो? आपके बच्चे। हम बोलते हैं मेरी मां, पर जो हमारे पास पोजेशन की पावर हमारे बच्चों में के लिए होती है वो किसी के लिए नहीं होती। हम मां के लिए पॉजिटिव होते हैं, बट हम जितने ज्यादा पॉजिटिव अपने बच्चों के लिए होते हैं उतने तो माँ बाप के लिए कभी नहीं होते। ये फैक्ट है।
बच्चों के लिए हमारे पास में एक मैं का भाव होता है कि इन्हें मैंने क्रिएट करा है। माता पिता के लिए भाव नहीं होता कि इन्हें मैंने क्रिएट करा है, ऑब्वियसली उन्होंने तो आपको क्रिएट करा है। तो फिफ्थ हाउस में आप मैं मेरा दोनों लेते हो, आत्म। फिफ्थ से आप आत्म, मैं और मेरा दोनों लेते हो, मेरा अपना जिसे मैंने कमाया है। ये चार्ट को रीड करने के दो मेथड होते हैं, एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज और एक फिजिकल लैंग्वेज। यदि हम फिजिकल लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर हमारे घमंड को भी लेते हैं कि आपका घमंड कहां से आना शुरू होता है। एक तो सेकंड हाउस से आ गया, जहां फैमिली मिल गई, पर आपके क्रेडिट से जो आपका घमंड डेवलप होता है वो इस हाउस से होता है। आपका जो अपना एक कॉन्फिडेंस होता है या ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो इस हाउस से डेवलप होता है। तो फिफ्थ हाउस से हम लेते हैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने बारे में कॉन्फिडेंस। ठीक। अब आपके बच्चे आपका मैं का पार्ट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपके बच्चे आपका मैं का पार्ट होते हैं, तो हम प्रोजेनी को भी यहीं से ले लेंगे। फिफ्थ हाउस इज नोन एज द हाउस ऑफ प्रोजेनी। अभी हमने बात करी कि फिफ्थ हाउस को हम कहते हैं आत्म का स्थान। आत्म, इंग्लिश में आत्म को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आत्म को क्या बोलते हैं? सेल्फ, मी। और इंग्लिश के अंदर आत्म के साथ में जब हम अ लगा देते हैं फालतू, आत्मा, उसे क्या बोलते हैं? सोल। तो आपका आई का स्थान भी यहीं से होता है, आपका सोल का पार्ट या सोल का स्थान भी यहीं से होता है। ये आई, मी एंड माई सेल्फ को चेक करने का हाउस होता है। आपकी संतान भी आपके अंदर आई बढ़ाती है, आईनेस लेके आती है, तो वो भी हम यहीं से चेक करते हैं। अब दुनिया में आप पैदा हो चुके, परिवार देख लिया, भाई बहन देख लिए, सुख संपत्ति सब देख ली, और अपने मैं की प्राप्ति भी कर ली। ठीक। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मैं तक की प्राप्ति कर ली। अब ये प्राप्ति करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? कंपटीशन। अब दुनिया आपको देखेगी, दुनिया में आप उतरोगे, लोग चिढ़ेंगे, कुछ खुश होंगे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे, कुछ नेगेटिव सोचेंगे। तो आपको अब किस किस चीज का सामना करना पड़ेगा? पहले शत्रु का, कॉम्पिटिशंस का, कंपैरिजंस का। और जब हम अपने शत्रुओं से डील करते हैं तो हो सकता है हम जीतें, हो सकता है हम हारें। अगर आप स्ट्रांग हो तो जीत जाओगे, अगर आप वीक हो तो हार जाओगे। अगर हार गए तो या तो डिफीट मिलेगी या डेट। तो इसे हम लाइव हाउस ऑफ डेट भी कहते हैं या हाउस ऑफ डिफीट भी कह देते हैं। अगर यहां से हम डिफीट देख रहे हैं तो यहां से हम विक्ट्री भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है आप जीत गए तो विक्टोरियस हो जाओगे, तो ये हाउस ऑफ विक्ट्री भी कहलाता है या हाउस ऑफ कंपटीशन भी कहलाता है। इतना ठीक। अब दुनिया के सामने आप खड़े हो चुके हो और अपने शत्रुओं का सामना कर चुके हो, आप अपनी विक्ट्री को एस्टेब्लिश कर रहे हो। तो आप जब विक्टोरियस होते चले जाते हो तो आपको कॉम्पिटिशंस और मिलते हैं। जब बार 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 आप कंपटीशन लड़ते रहोगे, आप थोड़ा थक जाते हो, बीमार पड़ सकते हो, क्योंकि आप केवल विक्टोरियस होने फोकस कर रहे हो, स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हो, बट आपने अपना ध्यान नहीं रखा, तो आप बीमार पड़े। तो ये ही हाउस, सिक्स्थ हाउस, हमारा डिसीज हाउस भी कहलाता है। अब ये डिसीज कार्मिक भी हो सकती है, ये डिसीज प्रेजेंट लाइफ की भी हो सकती है।
अभी बहुत सारी बातें करनी है, मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं उसका, इसमें बहुत सारी कहानियां और हैं हाउसेस के ऊपर। तो अब आपने यहां पे क्या देख लिया, आपने अपना डेट देखा, अपना डिसीज देखा, अपना एनिमी देखा। तो इसे कहते हैं हाउस ऑफ एनिमी, डेट, डिसीज। रोग, ऋण, शत्रु भाव। रोग, ऋण, शत्रु भाव। यहां से हम आपका पेन और सफरिंग भी यहीं से देखते हैं। कोई इंसान जीवन में कितना पेन लेके चलेगा, कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितनी सफरिंग्स करनी पड़ेंगी, वो भी इसी हाउस से देखते हैं, 6th हाउस से। इतना क्लियर? ठीक। तो पैदा होने के बाद में आपने 6 भाव तक एक्टिवेट कर दिए, अब 7वां एक्टिवेट करते हैं। आप जब अब कंपटीशन में सरवाइव कर गए, डिसीज से लड़ लिए, शत्रु से लड़ लिए, डेट से फ्री हो गए, दुनिया में अपना इतना एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, तो दुनिया आपको देखकर इंप्रेस होती है। और कहीं कोई एक व्यक्ति को ज्यादा इंप्रेस हो जाता है आपसे, या आप किसी से। तो अब आप पढ़ते हो उस उलझन में कि अब कोई साथ में भी होना चाहिए। अकेले क्यों मरे, किसी को लेके मरते हैं। तो अब आप क्या करते हो, अपना पार्टनरशिप में देखते हो कि आपसे कोई इंप्रेस होता है या आप किसी से इंप्रेस होते हो, या अब आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ये हम कि आगे लेके जाना चाहते हैं लाइफ को। तो हमारा नेक्स्ट हाउस एक्टिवेट होता है, दैट इज हमारा स्पाउस हाउस, कलत्र भाव। जब दुनिया में कोई आपसे इंप्रेस होता है, दुनिया आपसे इंप्रेस होती है, आपके साथ जुड़ना चाहती है, तो इसे हम कहते हैं हाउस ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। ये स्पाउस हाउस भी होता है, पर ये पार्टनरशिप हाउस भी होता है। यूजुअली इसे हाउस ऑफ पार्टनरशिप ही कहा जाता है। स्पाउस भी एक तरह से पार्टनर ही तो होता है आपका। क्लियर? तो 7th हाउस आपका एक्टिवेट हुआ, तो आपको क्या मिला, स्पाउस हाउस। अब आपने जब यहां तक के जीवन व्यतीत कर लिया, 7th से पहले पहले आपको जो ट्रेड मिले थे, वो आपकी फैमिली से मिले थे, वो आपके परिवार से ट्रेड मिले थे। आपने एजुकेशन ली तो फैमिली के बेसिस पर, आपने पढ़ाई लिखाई करी, पर्सनालिटी बनी तो फैमिली के बेसिस पर। बट 7th हाउस जो एक्टिवेट होता है, यहां फैमिली का योगदान नहीं होता। शादी कराने तक में हो सकता है, पर किसी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कराने में केवल आप होते हो, बाकी कोई नहीं होता। तो यहां से जो पत्री बनेगी ना आपकी, वो आपके अपने पराक्रम का चार्ट होता है। 7th से लेके 12th तक जितने हाउसेस होंगे, इन्हें आपकी स्ट्रेंथ मेजरमेंट में लिया जाता है कि आप कितने स्ट्रांग हो। ये हम 7th से लेके 12th तक देखते हैं। आपकी फैमिली कितनी स्ट्रांग है, ये हम 1 से लेके 6 तक देखते हैं। लिखिए, आपकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन कितना है, आपकी फैमिली कितनी स्ट्रांग है, ये हम 1 से लेके 6 तक में देखते हैं। आप कितने स्ट्रांग हो, ये हम देखते हैं 7 से लेके 12 तक में। अब जब 7वां हाउस एक्टिवेट हो चुका, पार्टनरशिप देख ली, तो आपने जीवन में मैक्सिमम चीजें फेस कर ली होती हैं। अब आते हैं रुकावटें, अब आते हैं अड़चने, अब आती हैं डिफिकल्टीज। अब आपका कर्म आपकी टेस्टिंग शुरू करता है कि अब इस इंसान ने 7 भाव जिंदगी के देख लिए, अब इससे कुछ देना चाहिए या नहीं। आपका प्रारब्ध आपको चेक करता है। आपके एंजल्स आपकी टेस्टिंग लेते हैं, या आपका कर्मा आपकी टेस्टिंग लेता है। तो 8th हाउस होता है हाउस ऑफ टेस्ट, आपके टेस्ट। अगर आप इन कर्म में पास हो गए, तो आप 8th को भली भांति रूप से बिता लोगे। नहीं तो अष्टम का मतलब होता है कष्टम। अष्ट का मतलब होता है कष्ट। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज बन के आपके सामने आएगा। द 8th चैलेंज इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डीपेस्ट चैलेंज फॉर पर्सनैलिटी। 8वां अष्टम आपका सबसे गहरा चैलेंज होता है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी, सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे आपके सामने आता है। और यहां पर कार्मिक टेस्टिंग होती है इंसान की।
इसे सबसे गहरा गड्ढा बोलते हैं। 8वें को सबसे गहरा गड्ढा बोलते हैं। आठवें में यदि आप पार हो गए तो आप जीवन में आगे बढ़ने के योग्य हो, नहीं तो आप जीवन में आगे बढ़ने के योग्य भी नहीं हो। 8वां आपके जीवन की लीला को समाप्त भी कर सकता है। तो आपके जीवन का कितना लंबा दायरा बनेगा, जीवन कितना लंबा बनेगा, यह भी हम 8वें से देखते हैं। इसे हाउस ऑफ एक्सीडेंट्स भी कहते हैं, हाउस ऑफ इंसिडेंट या हाउस ऑफ एक्सीडेंट भी कहते हैं इसे। अगर यहां सफल हो गए तो जीवन लंबा जाएगा, बढ़िया और लंबा होगा, तो इसे हम हाउस ऑफ लॉन्जिविटी कहते हैं, आयुर्ध भाव, आयुर्ध भाव, हाउस ऑफ लॉन्जिविटी। आपकी उम्र कितनी लंबी होगी यहां से देखी जाती है। अब दो लोगों की लाइफ बहुत लंबी होती है। एक इंसान जिसे कर्मा टेस्टिंग करनी हो अपनी बहुत सारी, जिसे कर्म डिसाइड कर लेगी इसे तो मरने नहीं दूंगा, इसे तो मैं बहुत कुछ दिखा के भेजूंगा दुनिया में से, इसे आराम से तो जाने नहीं दूंगा। एक तो वो इंसान, और एक वाकई में जो किसी मोटिव पे निकला हो, किसी गोल पे निकला हो। दो लोगों की लाइफ बहुत लंबी होती है कि एक तो दुनिया में कुछ बदलाव लाने के लेवल पे खड़ा है, और एक जो कि अपने में बदलाव लाना चाहिए जिसे, बट ला नहीं पा रहा, कर्मा उसे तोल रहा होता है कि अब तो जाग जा, अब तो आंख खोल ले। तो दो लोगों की लाइफ बहुत लंबी मिलती है। 8th हाउस दो लोगों का बहुत स्ट्रांग होगा, या तो कर्मा आपको टेस्ट कर रहा है या आप किसी बहुत बड़े कर्म के लिए आए हो। लिख लो, 8th हाउस उनका बहुत अच्छा मिलता है, उनके 8th हाउस में स्ट्रेंथ बहुत मिलती है। बताएंगे स्ट्रेंथ वगैरह कैसे दिखते हैं। क्लियर। अब 8th एक लेवल पे आपको और लेके आ सकता है, इसे हम आपकी दूसरी जिंदगी भी कहते हैं, सेकेंड लाइफ कहते हैं इसे। 8th हाउस से हम आपकी सेकेंड लाइफ भी देखते हैं। जितने लोग हीलिंग मेडिटेशन में, जितने लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, ऐसा कहते हैं कि उनकी दो लाइफ होती हैं। एक होती है उनकी फिजिकल लाइफ जो 8th के एक्टिवेशन से पहले होती है, और एक होती है उनकी स्पिरिचुअल लाइफ जो 8th के एक्टिवेशन के बाद बनती है। 8th हाउस यदि आपने ढंग से एक्टिवेट कर लिया तो आपके 9th 10th 11th 12th में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आपकी राह बहुत सरल होगी। और यदि 8th में ही आप उलझ के रह गए तो अब आपका लाइफ के जो अगले हाउसेज आने वाले हैं 9th to 12th, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख पाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा मीनिंगलेसनेस पे आपको उतार देंगे। ये आपका टेस्टिंग हाउस होता है। जब आप टेस्ट पास कर लेते हो इस हाउस के, तो आपको क्या चीज मिलती है, किसी को कोई आइडिया? चलो मैं सिंपल कर देता हूं कहानी को, नहीं तो फंस जाओगे। आपकी लाइफ में टेस्ट कौन देता है? आप खुद। और टेस्ट लेता कौन है? या तो हायर एनर्जी, हायर डायमेंशन, आपके पितृ, आपका गुरु, आपका अध्यात्म, आपका धर्म। तो आपका धर्म, गुरु, पितृ या पिता, या कोई भी टेस्टिंग फैकल्टी हम कहां से लेते हैं? 9th हाउस से। जब आप 8th को पास कर लेते हो तो आप 9th के लिए केपेबल हो जाते हो, आपको 9th का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जहां आपके पितृ भी होते हैं, आपका गुरु भी होता है, आपका धर्म भी होता है। पितृ, पितृ, गुरु, धर्म। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। और अब आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रमाणित हो जाते हो कि ये इंसान अब कैपेबल है, इसने अपने पितरों की वाणी भी समझ ली, इसने जीवन की भाषा भी समझ ली, और इसने जीवन के सत्य भी निकाल लिए, और ये अपनी शिक्षा का
सम्मान कर सकता है, अपनी शिक्षा का कहीं भी अपमान नहीं होने देगा। 9th तक की एक्टिवेशन आपको लाइफ में पितरों के आशीर्वाद तक लेके चली आती है। तो अब आप अपने कार्मिक क्लियरेंस कर लेते हो इजीली। अब आप अपनी कार्मिक क्लियरेंस इजीली कर लेते हो। तो यहां से एक्टिवेट होता है आपका 10th हाउस, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ कर्मा। ये हमारे 12 लेवल्स होते हैं डिसिप्लिन के, जो हमें करने चाहिए। 12 हाउसेस जो है ना, ये 12 डिसिप्लिन हैं लाइफ के, जो हमें करने चाहिए। और हम अगर 12 प्रिंसिपल्स को जस्टिफाई कर दें तो हमारी लाइफ सफल है। हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है क्या कि हम किस कर्म में इस लाइफ में पूरे रूप से फलित नहीं होंगे। इस लाइफ के अंदर हम कौन से कर्म को ढंग से नहीं निभा पाएंगे, या कौन सा कर्म सबसे बेहतर निभा पाएंगे, यही जानने के लिए तो 12 भाव देखते हैं हम। अब इंसान को, मैक्सिमम को इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता कि मैं क्या कर्म करने आया हूं। सर जो कर रहे हैं वही हो जाए। एक तो आपने मुसीबत खड़ी कर रखी है, आप कर्मा कर्मा करते रहते हो, ये कर्म क्लियर करना है, वो कर्म क्लियर करना है, जो हो जाए वही ठीक है। हम शॉर्टकट्स वाली लाइफ पसंद करते हैं, बट ये अवेयरनेस वाली लाइफ है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अवेयर इंसान अपने हर कर्म को कंप्लीट करता है, और जब तक ये 12 कर्म कंप्लीट नहीं होंगे ना, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। आप दोबारा होगे, ये दोबारा से स्टार्ट होगा। आपने जब ये 12 एक्टिवेशन कर लिए, कंप्लीट, ऑफ, पूर्ण हो गए, परम आत्मा में विलीन हो जाओगे। फिर उसके बाद तो 9th हाउस पितरों का भाव था, इसे हम कहते हैं फादर्स हाउस। 9th को कहते हैं फादर्स हाउस, पिता का स्थान। 10th हाउस को कहते हैं कर्म भाव, कर्म का स्थान। यहां से आपकी नौकरी देखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं, आप क्या कर्म करने वाले हो, ये सारे कर्म यहीं से चेक करते हैं। रेपुटेशन देखते हैं आपकी। तो 10th हाउस से आप क्या एक्शंस करने वाले हो, उन एक्शंस के बारे में आपका 10th हाउस हमें इंफॉर्मेशन देता है। एम आई क्लियर? अब यहां से आता है हमारे पास 11th हाउस। आपने अपने कर्म भी क्लियर कर लिए, आपने पूरे पितरों के कहानी भी सुन ली, पितरों की बात भी मान ली, उनके कहे जीवन के पाथ पर भी चल लिए, कार्मिक क्लियरेंसेस भी कर ली, तो आपको मिलता है 11th। और 11th में होता है हाउस ऑफ बेनिफिट्स, हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ ग्रोथ। क्लियर? अब आपको लाइफ में बेनिफिट्स मिलते हैं, मदर नेचर आपको ब्लेसिंग्स देती है, बेनिफिट्स देती है कि जब आपने कुछ करा तो मैं आपको कुछ दूंगी। 11th हाउस उनका बेनिफिटेड नहीं होता जिन्होंने अपने अब से 1 से लेके 10 भाव तक पूरा ढंग से डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा होता, उनका 11th एक्टिवेट नहीं होता। और 11th जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको गेन्स मिल चुके। अब आपको सब चीजें छोड़ने भी सीखनी है। तो अब एक्टिवेट होगा आपका फाइनल हाउस, जिसे हम कहते हैं मुक्ति का भाव। 12वां स्थान जिसे हम कहते हैं मुक्ति का भाव, या हाउस ऑफ लॉसेस, या हाउस ऑफ अल्टीमेट लॉस। मैक्सिमम लोग अपने कार्मिक क्लियरेंस से पीछे भाग रहे होते हैं, कार्मिक क्लियरेंस से भाग रहे होते हैं, तो उन्हें ये हाउस हाउस ऑफ लॉसेस के तौर पे फील होता है, उन्हें ये हाउस रिलीज के तौर पे फील नहीं होता। जो इंसान अपने ऋणों से, अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा है और जिसे पसंद नहीं आता बहुत ज्यादा कर्म करना सही ढंग से, उसे गेन्स नहीं मिलते, और अगर गेन्स नहीं मिलते तो सही ढंग से उसे रिलीज भी नहीं मिलता। यदि आपने जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी नहीं गैदर करी तो आपका रिलीज पॉसिबल नहीं है। मोक्ष उन्हें मिलता है जो समृद्धि ले चुके होते हैं। जिसके पास समृद्धि ही नहीं आई वो मोक्ष तक कैसे जा पाएगा? तो आपके पास, यदि आपने फर्स्ट से लेके
10th 11th हाउस तक अपनी लाइफ की जर्नी को समझा नहीं, तो अभी आपकी मुक्ति नहीं हुई, आपको भटकते भटकते दोबारा आना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने हर रोल को ढंग से निभाना चाहिए, अपने हर ड्यूटी को ढंग से करना चाहिए, विदाउट क्राइम एंड विदाउट क्रिमिंग। तो एस्ट्रोलॉजी किसकी साइंस हुई हमारे पास? साइंस ऑफ अवेयरनेस, कि हम पैदा क्यों हो रहे हैं, हम दुनिया में क्या करने आए हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, वाई वी आर बोर्न, वाई वी आर ब्रॉट टू दिस रियल्म, हमें क्यों लाया गया है। इन सब बातों को समझने के सिद्धांत को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। हमें हमारा पालन पोषण कैसा होगा, यह भी हम इस चार्ट से चेक कर सकते हैं कि हमारा पालन पोषण कैसे होगा। जब हम कहते हैं कि ये विष्णु का चार्ट है, ये एक काल पुरुष का चार्ट है, तो विष्णु का रोल क्या होता है? पालन करता। तो आपका पालन पोषण कैसा होगा, हम इस चार्ट से यह भी जान सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसे चलेगी, क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी। यहां तक कहानी बर्दाश्त, तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि हमारे पास यूनिवर्स के अंदर किस पर्पस से हमें बैठाया गया है। चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सब हैं, और आप भी हो। तो आपके होने का कारण इन ग्रह नक्षत्रों को पता होगा, इन ग्रह नक्षत्रों का होने का कारण आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, यह आपको पता होगा। इनकी पढ़ाई करें तो आपको समझ सकते हैं, आपकी पढ़ाई करें तो इनको समझ सकते हैं। यत पिंड तत् ब्रह्मांड, यह कंसेप्ट मत भूलना। ग्रह नक्षत्र बाहर ही नहीं होते, ग्रह नक्षत्र अंदर भी होते हैं। प्लैनेट बाहर ही नहीं होते, प्लैनेट का माइक्रो एलिमेंट अंदर भी होता है। इसीलिए जब प्लैनेट की दशा आती है, प्लैनेट का गोचर आता है, तो आप पे इंपैक्ट आता है। किसी का मून यदि उसके सैटर्न के ऊपर से पास कर रहा है, गोचर का मून उसके लगन चार्ट के सैटर्न के ऊपर से पास कर रहा है, तो मन विचलित होगा। राहु के ऊपर से पास कर रहा है तो भी मन विचलित होगा। आपको फील होता है कि यार आज सुबह से मूड बड़ा खराब है, सोलर एक्लिप्स है, फील होगा मूड बड़ा खराब है, डल डल सा फील हो रहा है, कुछ पता भी ना हो सोलर एक्लिप्स है, शाम को कोई बताया कि यार आज तो सुबह से सोलर एक्लिप्स है, आप कहोगे अच्छा हाँ मैं तभी सुबह से डल फील कर रहा हूं। फील होता है बहुत बार आपको। तो ये एनर्जीज हमारी हमें बताती है, माइक्रो लेवल पे हमारी एनर्जी सारा इंफॉर्मेशन देती है। इतनी बात समझ में आई। एक कंसेप्ट और आपसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं लग्न पत्रिका। अब ये लग्न क्या मुसीबत है, ये लग्न है क्या? इस पे मैं आपको एक शीट दिखाता हूं कि ये लग्न बनता कैसे है और लग्न कहते कैसे हैं। कहानी सारी यहीं से शुरू होगी, कहानी का बेसिस यहीं से स्टार्ट होता है। एक सेकेंड। लग्न क्या होता है? आप जब पैदा हो रहे थे तो ईस्ट डायरेक्शन में जैसे सूर्य उदित होता है और अस्त होता है, सूर्य सुबह उदित होता है, शाम को अस्त होता है, ऐसे ही राशियां भी उदित होती हैं और अस्त होती हैं। आपके पैदा होते समय ईस्ट डायरेक्शन में जो भी राशि राइज कर रही होती है, उदित हो रही होती है, वो आपका लग्न होता है। लिखो कि योर लग्ना और लग्ना इज द साइन राइजिंग इन द ईस्ट when we were born. जैसे सुबह सुबह सूर्य उदित होता है, शाम को अस्त होता है। अब सूर्य तो सुबह शाम का प्राणी हो गया, राशियां हर 2 घंटे में बदल जाती हैं। कैसे? दिन में घंटे कितने? 24। राशियां कितनी? 12। तो एक राशि कितने घंटे रहेगी? 2 घंटे। तो आपके पास में जब आप पैदा हो रहे थे, जो राशि उदित हो रही थी वही राशि आपकी जन्म राशि कहलाती है। जब आप पैदा हो रहे थे, जो राशि उदित हो रही होती है
उसे हम आपकी जन्म राशि कहते हैं। अब एक और कंसेप्ट आती है कि ये जन्म क्या होता है, हम पैदा हुए हैं, इसे कैसे डिफाइन करते हैं। पुराने समय में जब ऋषि मुनियों का काल था, तो माता के गर्भ में जैसे ही कोई एनर्जी स्टेबलाइज होती थी, आकर आत्मा प्रवेश करती थी, हम कहते थे बच्चे का जन्म हो गया। अब जैसे जैसे युग बदले, लोग उतने ध्यान वाले नहीं रहे, तो अब क्या आया, एक कंसेप्ट कि जब माता के गर्भ में बच्चा होता है और उसकी पहली धड़कन बनती है, तो हम कहते हैं टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि बच्चा खुद धड़कना शुरू हो गया। अब यहां भी मुसीबत आ गई कि कई कभी हार्ट बीट मिलती नहीं, पैदा होता होने तक भी बच्चे की हार्ट बीट पता नहीं लगती, बहुत ही मरमरिंग होती है, हार्ट बीट आती नहीं, तो बच्चा पैदा ही नहीं हो क्या। यहां कंसेप्ट फेल हुई। तो कहा गया कि एक और कंसेप्ट आए कि बच्चा माता के गर्भ से बाहर जब निकल जाए तो उसे कहते हैं जन्म। पर यहां भी कॉम्प्लिकेसी आई कि कई बच्चे माता के गर्भ से बाहर आने के बाद भी लिविंग नहीं होते, वो लिविंग और डेड के बीच में होते हैं, क्योंकि हार्ट बीट नहीं आती, बच्चा रोया ही नहीं, लंग्स एक्टिवेट ही नहीं हुए। तो अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद डॉक्टर उसे दोबारा से कुछ एक थेरेपी देता है, उसे जागृत करने के लिए पीठ पे टैपिंग करता है, उसका कफ रिलीज करता है, स्ट्रोकिंग करता है, उसे बहुत सारे ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है जागने के लिए। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड कटने को मान लिया कि यही सही टाइम है। तो अब जब हम टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं, उसे कहां से लेते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के क्लिपिंग होने से, कि द टाइम ऑफ क्लिपिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोन एज द टाइम ऑफ बर्थ। माता के साथ में बच्चे का जो नाड़ है या नाल है, उसके कटने के समय को हम कहते हैं बच्चे का जन्म। क्लियर। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि आपके जन्म को कैसे डिफाइन करते हैं, आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड माता से कट गई। अब जब ये कॉर्ड कट गई, उस वक्त जो राशि ईस्ट में उदित हो रही थी, वो आपकी क्या बनी, लग्न राशि। तो आपका लग्न क्या हुआ, वो राशि जो ईस्टर्न होराइजन के अंदर राइज कर रही थी। ध्यान से देखो, यहां पर आपके नोट्स में है, ये फोटो मैंने बना रखी है। बच्चा दुनिया में आया, देखो अर्थ बना रखी मैंने, वहां एक छोटे बच्चे की फोटो है, डॉक्टर ने डिलीवर कर दिया उस बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड क्लिप करने के बाद में, वो बच्चा दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, और सामने ईस्टर्न होराइजन पे राशि कौन सी है, एरीज। तो इस बच्चे का जन्म कौन सी राशि में हुआ है, लग्न क्या बनेगा, एरीज। तो इस बच्चे का चार्ट कैसा बनेगा, ऐसा, नंबर 1 चार्ट। अगर मान लो बच्चे का जन्म हुआ और होराइजन पे कौन सी राशि थी, टॉरस, वृषभ राशि, तो बच्चे का लगन कौन सा हुआ, टॉरस लगन हुआ, वृषभ लगन हुआ, नंबर 2 लगन हुआ। यहां पर देखिए, ऐसे ही जेमिनाई थी तो नंबर 3 लग्न, कैंसर लग्न था तो कैसे बना होगा कि होराइजन के अंदर कैंसर हमारे पास राशि सामने आई होगी, ईस्टर्न होराइजन में आई होगी, तो बच्चे का लग्न कैसा हुआ, 4 नंबर का। लियो राशि थी तो नंबर 5 का लग्न, वर्गो राशि थी नंबर 6 का लग्न, लिब्रा राशि थी नंबर 7 का लग्न, स्कॉर्पियो थी तो नंबर 8, सजिटेरियस नंबर 9, कैप्रिकॉर्न नंबर 10, एक्वेरियस तो नंबर 11, और पाइसियस तो हमारे पास नंबर 12। ये 12 राशियां 12 लग्न बनाती हैं। तो लग्न कैसे बनता है किसी का, ये समझ में आया अभी आपको, इतना बर्दाश्त कि लग्न कैसे बनता है हमारे पास में, जो राशि ईस्टर्न होराइजन पे राइज कर रही होगी जब आप पैदा हुए थे, इसे हम लग्न राशि कहते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम लग्न कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैथमेटिकल पार्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम यहां थ्योरी से डील करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स के नाम पर आधे ज्यादा लोग तो वैसे ही तंग हो जाते हैं कि इतना मैथमेटिक्स करना तो हमारे बस की नहीं है, हमारा मरकरी ठीक नहीं है, किसी और को करा लो, हम तो नहीं कर रहे। तो ठीक है, हमने बात समझ ली,
हमने पहले ही मैथमेटिक्स को एक तरफ कर दिया कि हम थ्योरी की बात करेंगे, आपको मजा आता है उसमें। अब हम आज की बातें यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों को ये बातें डाइजेस्ट करने में एक दिन लगेगा। कल से मेरा सेशन यहां पे स्टार्ट होगा, 3 बजे क्लास स्टार्ट हुआ करेगी। मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास पढ़ाने का तरीका क्या है, मैंने मेथड का एक डेमो दे दिया, मेरे सिलेबस के अंदर मैंने क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं आपको बता दिया। और हां, कई लोगों ने प्रश्न पूछा था हमारे नोट्स कितने सारे मिलेंगे, तो कितने सारे का एग्जांपल भी आपको देता हूं, कितने सारे बनेंगे। ये लेफ्ट साइड पे पेजेस दिख रहे होंगे नीचे, प्लीज पढ़ लो। 1267 पेज के नोट्स हैं आपके, 1267 पेज के नोट्स हैं, साइड में नीचे लिखा है, तो काफी हैं। और इसके ऊपर अगर किताब पढ़ने का मन करेगा तो फल दीपिका, नाम लिख लो, फल दीपिका, वृहत पराशर होराशास्त्र, ये 2 किताबें भी के लिए बहुत हैं। कुछ बुक्स के नाम और बताऊंगा आपको आगे आगे चल के, वो बुक्स ले लेना, पढ़ने में हेल्प करेंगी। बट अभी के लिए नोट्स बहुत ज्यादा हैं, और आपके सारे ही प्रश्नों के उत्तर इस नोट्स से मिल जाएंगे आपको, आज भी और 10 साल बाद भी। ये नोट्स ऐसे लिखे हैं मैंने जानबूझ के, और अभी भी इनमें एडिटिंग कर रहा हूं, कुछ पेजेस और भी ऐड हो सकते हैं। बेटा इनका नाम है बुक्स का वृहत पराशर होरा शास्त्र। कई सारे ऑथर्स की आती है, आप एक बार मुझसे पर्सनली फोटो शेयर कर लेना, आप जिस भी ऑथर की लेते हो, मैं आपको बता दूंगा वो सही है या कोई और लेनी है। और फलदीपिका, ये बुक मैंडेटरी है, ये पढ़नी जरूर है। हालांकि ये समझ में कब आएंगी, बहुत सालों बाद तक, अभी एकदम समझ में नहीं आएंगी, बट पढ़ना जरूर। आप लोगों को मैंने मेथड बता दिया है कि किस तरीके से पढ़ाएंगे। मैं काफी इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लूंगा आपके पास में, आपको वैदिक कहानियां भी बताऊंगा कि इसके साथ में कौन कौन सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। बट ये साइंस बहुत ही सिंसियर साइंस है, तो कोशिश करना कि सिंसियरिटी से साथ में जुड़े। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, मेरे एडमिन्स के पास में इंफॉर्मेशन है, आप कोमल मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ और पूछना चाहेंगे आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।